भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी हवा की स्थिति यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़े 5 बड़ी खबरें हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के बारे में जान लें, जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ पर अगले 2 दिन हल्की बारिश की आशंका है, यानी अगले 2 दिन कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर पॉकेट्स में बारिश हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो अगले 2 दिनों में यहाँ भी हल्की बरसात की संभावना हरियाणा में भी बनती हुई नजर आ रही है। अगली खबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है। अगले 7 दिन यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। और तमिलनाडु के बारे में जानकारी दे दें, यहाँ पर भारी बारिश के आसार फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य, कौन से हिस्से हैं जहां को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट किस तरह का है वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ज्यादातर क्षेत्र हरे रंग में है, यानी यहाँ को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट या चेतावनी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर पीले रंग में देख रहे हैं, यानी यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप नजर बनाए रखें, लेकिन कोई गंभीर चेतावनी नहीं है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम दक्षिण की ओर आए, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की बात करें, यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में गरज चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। लेकिन थोड़ा और ऊपर जाए, जिसमें भीती दक्षिण कर्नाटक है, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती उत्तर कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और तेज हवाएं चलने की यहाँ भी संभावना है। तो थोड़ी सावधानी या थोड़ा नजर बनाए रखने की यहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन कोई गंभीर चेतावनी फिलहाल इन क्षेत्रों को लेकर नहीं है। बढ़ते आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी खास तौर पर बारिश की क्या स्थिति होगी, कौन से वो राज्य जहां पर ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। यहां आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश आए, थोड़ा नीचे आए, तो आप देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ भी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में, और इसी तरीके से उत्तराखंड में। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात की कोई संभावना अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान। पूर्वोत्तर में अगर हम अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अन्य राज्य जो है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई हालात नहीं है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको केरल के बारे में जानकारी देते हैं। अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। कुछ एक पॉकेट्स ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आगे आपको जानकारी देते हैं तमिलनाडु के बारे में और भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक के बारे में। तो अनेक स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। नजर डालते हैं मध्य महाराष्ट्र और साथ ही कोंकण गोवा पर। तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन कोंकण गोवा में कई जगह पर बरसात होने के आसार बन रहे हैं। मध्य भारत पर नजर डालें तो यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, साथ ही अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश हुई, तेज हवाएं चली, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पूर्वोत्तर से शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। लेकिन वहीं दक्षिण की बात करें तो केरल, साथ ही तमिलनाडु में ज्यादातर स्थानों पर यहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और ऊपर चले रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश जैसे हालात रहे हैं और बारिश भी कहीं कहीं पर दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें अब देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही, उसके बारे में आपको ब्रेक के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए,
उपजाऊ से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक। मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से या तो ऊपर गया या फिर नीचे लुढ़का। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं कैसी स्थिति रही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर क्षेत्रों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं, उन पर आप नजर डालें। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा, यानी पारा यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया, ऊपर दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो हालांकि यहाँ पर तापमान में आप देख रहे हैं गिरावट है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ नीचे लुढ़का है। जानकारी देते हैं आपको असम, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तापमान में इजाफा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। आइए अब रुक करते हैं नीचे की ओर, यानी दक्षिण के राज्यों पर अगर हम नजर डालें तो केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किया गया है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। ऐसी हालात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भी दर्ज किया गया है। ऐसे ही हालात यहाँ भी रहे हैं। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। और सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुरेंद्रनगर, यानी सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर में 36.8 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। तो ओडिशा से शुरुआत करते हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है। और ये रेंज है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर अब हम नजर डालते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पे तापमान में इजाफा है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में न्यूनतम तापमान यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही आइए अब आगे बढ़ते हैं और देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, क्या स्थिति रही वहां पर। आइए अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर। पूरे देश में तापमान का हाल आपने जाना। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की स्थिति की। देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा की क्वालिटी कैसी है, बेहतर हुई है, ख़राब हुई है या फिर ख़तरनाक स्तर पर है, उसके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ आप देख रहे हैं हालात नहीं सुधरे हैं। 425 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि काफ़ी ख़राब है। पुणे की बात करें तो हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नज़र आ रही है, 47 से 50 से नीचे हो, और ये बहुत अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। मुंबई की बात करें तो 139 है, फिलहाल ये संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। आगे हम नजर डालते हैं कोलकाता पर, तो फिलहाल आप देख रहे हैं कोलकाता की भी स्थिति थोड़ी बिगड़ी है संतोषजनक श्रेणी से, अब ये थोड़ा खराब की स्थिति में नजर आ रही है। पटना की बात करें तो पटना में हालात भी नहीं सुधर रहे हैं, 326 है लगातार, यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता बीते कुछ समय से बिगड़ी हुई है। हालांकि हैदराबाद की स्थिति आप देख रहे हैं कि बेहतर नजर आ रही है, 77 है जो कि अच्छी की श्रेणी में है, 100 से नीचे है, और हैदराबाद की एयर क्वालिटी फिलहाल बेहतर नजर आ रही है। अहमदाबाद में संतोषजनक स्थिति बनी हुई है, 145 है अहमदाबाद की एयर क्वालिटी। आगे आपको बताते हैं कि किस तरीके से फिलहाल पराली की समस्या एक विकराल समस्या बनी हुई है। हालांकि हर साल ये ऐसा महीना होता है जब स्मोक की समस्या से हम दो चार होते हैं। पराली प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर किसानों को विचार करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाता है, और सरकार की तरफ से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि जलाने के अलावा पराली का और क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से पराली प्रबंधन हमारे किसान अपना सकते हैं। धान की फसल कट चुकी है और किसान इन खेतों में गेहूं बोने की तैयारी कर रहे हैं। धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच समय कम होता है। यही वजह है कि बहुत से किसान धान की पराली को खेतों में ही जला डालते हैं। पराली जलाने के अधिकतर मामले पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। धान की पराली बहुत ज्यादा धुआं उगलती है और ये धुआं बहुत अधिक प्रदूषण का कारण बनता है। खासकर नवंबर के दौरान दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में पराली का बहुत बड़ा योगदान है। इस समस्या से निपटने के लिए पराली प्रबंधन के कई तरीके सामने आ गए हैं। हैप्पी सीडर भी इन्हीं में से एक है। ये गेहूं बुआई की ऐसी मशीन है जो पराली वाले खेत में बिना जोते ही गेहूं की बुआई कर सकती है। हैप्पी सीडर में लगा रोटर धान की पराली को दबाने का काम करता है और गेहूं की बुआई का काम आसानी से कर लेता है। इस मशीन में फ्लेल किस्म के ब्लेड लगे होते हैं जो ड्रिल के बिजाई करने वाले फाले के समान आने वाली पराली को काटकर पीछे की ओर धकेल देते हैं। इस मशीन के फॉलो में पराली नहीं फंसती और ये बीजों को सही ढंग से बो देती है। ये मशीन एक दिन में 6 से 8 एकड़ में बिजाई कर सकती है। हैप्पी सीडर से कटी हुई पराली मल्च यानी पलवार का भी काम करती है, जिससे खेतों में नमी बनी रहती है। दरअसल मंच होने के कारण मिट्टी के पानी का वाष्पीकरण कम होता है और इस तरह पानी की बचत होती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। बाद में ये पराली खेत में ही गल सड़कर जैविक खाद का भी काम करती है। तो भी आपने पराली से जुड़ी ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान इसका उचित प्रबंधन कर इस पराली से हरियाली अपना सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब हम नज़र डालते हैं
पर्यटन स्थल जो है वहाँ का पूर्वानुमान कैसा रहेगा, यानी पर्यटन पूर्वानुमान, मौसम अगले 4 दिनों में इन तमाम पर्यटक स्थानों में कैसा रहने वाला है, आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो पहले 2 दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ गुरुवार और शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है। शनिवार को हालांकि बादल छाएंगे, रविवार आते आते मौसम काफी साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान हालांकि पहले 3 दिन कांस्टेंट है 2 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन रविवार आते आते इसमें 1 डिग्री से गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बादल छा सकते हैं, पार्शली क्लाउडी रह सकता है, लेकिन शनिवार रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, बादल छाने की कोई फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा, थोड़ा मिस्ट रह सकता है मौसम में। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। ये कानपुर की अगले 4 दिनों की मौसम से जुड़ी रिपोर्ट है, मौसम से जुड़ी स्थिति है जो यहाँ पर अगले 4 दिनों में हो सकती है, जिसमें हमने आपको बताया कि चारों ही दिन धूप फिलहाल खिलने की संभावना नहीं है। बिहार के पटना की बात करें तो यहाँ भी ऐसी हालात रहेंगे, फिलहाल ना तो पार्शियल क्लाउडी है, ना ही क्लियर स्काई रहने की संभावना है। बारिश की भी फिलहाल कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम साफ नहीं होगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं, कांस्टेंट 30 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान यहाँ दर्ज किया जाएगा। आगे आपको जानकारी दे दें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो चारों ही दिन देखिए मौसम बिल्कुल एक जैसा ही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है मौसम में। पार्शली क्लाउडी रहेगा, धूप भी रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की स्थिति है, जहाँ पर हमने 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसके बारे में जानकारी दी। और अगर हम केरल के यहाँ अगले 4 दिनों में यहाँ पर देखिए, अगर तापमान की बात करें तो वायनाड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और पार्शली क्लाउडी रहेगा, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई बदलाव यहाँ पर तापमान में या फिर मौसम के मिजाज में नहीं है। एक जैसा ही तापमान रहने वाला है और एक जैसा ही मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के नासिक की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर क्लियर स्काई रहेगा, काफ़ी चटक धूप रहेगी और थोड़ी दिन के वक्त आपको गर्मी भी महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, या न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होने की संभावना है, लेकिन अधिकतम तापमान में सिर्फ आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान एक दिन जहाँ नीचे जा रहा है वही अगले दिन फिर से 1 डिग्री सेल्सियस से इसमें इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं है, मिस्टी मौसम हो सकता है, ना तो क्लियर स्काई होगा और ना ही यहाँ पर फिलहाल बादल छाने की या बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन कांस्टेंट 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन रविवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस से इसमें गिरावट हो सकती है। राजस्थान के भरतपुर की बात करें तो अगले 2 दिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को बिल्कुल मौसम साफ रहने वाला है। अब क्योंकि तापमान 30 से ऊपर है, आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान फ्लैक्चुएट हो रहा है। गर्मी दिन के वक्त यहाँ पर महसूस होगी। अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी फ्लैक्चुएशन है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न राज्य क्षेत्र जो है वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, वहाँ की जो तमाम फसलें उनको देखते हुए हमारे किसानों को कौन सी कृषि क्रियाओं का ध्यान रखना है, यानी क्या है वैज्ञानिक सलाह। आइए डालते हैं नजर। पंजाब के किसान गेहूं की विभिन्न किस्मों जैसे PBW 826, PBW 869 और सुनहरे की बुआई कर ले। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। पंजाब के किसान राया और अफ्रीकी सरसों की विभिन्न किस्मों की बुआई नवंबर के मध्य तक कर ले। बुआई करते वक्त यूरिया जरूर डालें। पंजाब में ही फूल गोभी की दर से पकने वाली किस्मों की रुपाई की जा सकती है। यहाँ पालक, मेथी, धनिया,
मूली, शलगम, लहसुन और मटर की बुआई इस मौसम में की जा सकती है। पंजाब के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज की नर्सरी लगा ले। यहाँ बेर में पाउडरी फफूंद दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए बोर्डो मिश्रण छिड़के। पंजाब में नींबू वर्गीय फलों में कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर ले। पंजाब के किसान गन्ने की समय समय पर सिंचाई करते रहें। साथ ही किसान गन्ने में बेधक कीट के नियंत्रण के उपाय भी कर ले। हरियाणा में गन्ने में स्मट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ऐसे पौधों को उखाड़ कर जला दें। हरियाणा के किसान मक्के के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। अगर यहाँ मक्के में बेधक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं डालें। यहाँ के किसान बाजरे की पक्की फसल की कटाई कर लें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ लौकी, करेला और टिंडे की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा में भिंडी में जेसिड के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का स्प्रे करें। हरियाणा में ही इस समय नींबू, संतरा, आम, लीची, अमरूद और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। हरियाणा में इस समय सरसों की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान बुआई के लिए अच्छे बीजों और किस्मों को चुनें। सरसों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको एक फसल के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फूल गोभी की। फूल गोभी की बात करें तो ये बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है और हमारी घरेलू खपत भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। फूल गोभी की कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से इसकी बुआई करें, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी कीट और बीमारियों का हमला हो सकता है, कैसे करें उसका प्रबंधन, आइए देखते हैं फूल गोभी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थी हमारी आज की फसल। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। एलिवेट प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और वो भी खास तौर पर श्री अन्न के क्षेत्र में बनने वाले। फसल का मिल रहा सही दाम। एफपीओ के माध्यम से फार्मर्स को फार्म टू फॉर्क, खेती से खाने की टेबल तक ले जाने का काम एफपीओ का और एफपीओ संगठन का है। किस तरह से किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है। किसान के लिए एक ऐसा अवसर है कि किसान अपने उत्पादन का प्राइस जो है वो तय कर सकता है। आज हमें ये खुशी भी है कि 3-4 महीनों में हम करीब 300 एफपीओज को सपोर्ट दे पा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं किसी किसान उत्पादक संगठन से, जानने के लिए देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, मोटा अनाज, एफपीओ से सशक्त किसान, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज के कार्यक्रम में बात हो रही है उद्यम पोर्टल के बारे में। उद्यम पोर्टल क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई? उद्यम पोर्टल 1 जुलाई 2020 से चल रहा है जी। तब से लेके अब तक अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 करोड़ उद्यमी आ चुके हैं। अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं, किस तरह की प्रगति हो रही है इस पोर्टल के माध्यम से? हमने अभी हाल ही में देखा कि उद्यम पे प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पता लग रहा है कि इस सर्टिफिकेट के बाद उन्हें आगे अपने व्यवसाय में क्या क्या फायदे होंगे। इससे जुड़ते हैं तो हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ, उद्यम पोर्टल, 11 नवंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब की बार के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीकी के प्रयोग से शुष्क क्षेत्र में बागवानी के स्तर को ऊंचा उठाया है। यही नहीं, संस्थान का साथ पाकर किसान भी लाभान्वित हुए हैं। बागवानी सक्सेसफुल अगर होना है तो वहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे प्लांटिंग अगर मटेरियल अगर मिल जाता है, किसान का बागवानी भी अच्छा होता है। अगर आप भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, शुष्क बागवानी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान, रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे। हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से आप अपने खेत में पानी की बचत कर सकते हैं। तो उसके पश्चात हमने अपने जो उद्यान विभाग है उससे संपर्क किया, और उद्यान विभाग ने हमारे 90% सब्सिडी पे जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी की पाइपलाइन लगवाई, और उसके बाद में हमने जो सिंचाई शुरू की तो उसमें हमारा लगभग 50% पानी की बचत हुई और बिजली की बचत हुई। और उससे पहले हमारे यहाँ जो आवारा पशु थे, नाली में हम पानी चलाते थे, नाली में पशु पानी तोड़ देते थे, हमारी जो लेबर कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके लगवाने के बाद में हमारी लेबर जो कॉस्टिंग वो बची है, पानी 50% बचा है, और हमारा जो फसल उत्पादन है और उसकी क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता में बढ़। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एलिवेट प्रत्येक शनिवार
शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल